बढ़ते संघर्ष के बीच भारत का बड़ा कदम, मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के जरिए भेजी 38 टन से अधिक चिकित्सा और राहत सामग्री। दूसरे दिन 17 और सहायता ट्रक राफा क्रॉसिंग से पहुंचे गाजा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कठिन दौर से गुजर रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्ते। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर कनाडा में भारतीय वीजा सेवा को किया गया स्थगित। कनाडा की राजनीति के एक खास तबके और नीतियों से जताया ऐतराज। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से पार्टी ने बनाई दूरी। कहा, संसदीय जांच पूरी होने के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई। भाजपा ने कहा, मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती टीएमसी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। 12 महिलाओं सहित 3 सांसदों को उतारा मैदान में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची और राजस्थान में 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। और धर्मशाला में विश्व कप 2023 में भारत ने लगातार दर्ज की 5वीं जीत। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। कोहली ने खेली 95 रनों की शानदार पारी। शमी ने लिए 5 विकेट। प्रधानमंत्री ने जीत के लिए भारतीय टीम को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी है। राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सुबह 8 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने करीब 38 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में रात भर की गई बमबारी में हमास रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं इजरायली सेना का मानना है कि गाजा में हमास ने अभी भी उसके 212 नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का 16वां दिन। हर गुजरते दिन के साथ हालात और खराब होते जा रहे हैं। हालांकि शनिवार को रफा क्रॉसिंग से गाजा में राहत सामग्री पहुंचनी शुरू हो गई। इस बीच रविवार को भारत ने भी फिलिस्तीन के लोगों को राहत सामग्री भेजी। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री को भेजा गया है। फिलिस्तीनियों को भेजी गई मदद में जीवन रक्षा दवाएं, सर्जिकल सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी को साफ करने वाली टैबलेट्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। मैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैलेस्टीन के लोगों के लिए भारत की तरफ से गिफ्ट है। 38.5 टन सामान जा रहा है और उसके बाद हैंडओवर की जाएगी इजिप्शियन अथॉरिटीज को और वो इसको लेके जाएंगे पैलेस्टीन के अंदर। शनिवार को इजराइल ने राहत सामग्री से लदे 20 ट्रकों को गाजा में आने की इजाजत दी, जिसमें दवाएं, भोजन, पानी और ताबूत शामिल थे। लेकिन इजराइल ने ईंधन को सीमा पार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि अगर अस्पतालों का संचालन जारी रखना है तो गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में ईंधन को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में रात भर की गई बमबारी में हमास के रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा पट्टी में हमास को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। उन्होंने गाजा शहर में रहने वाले लोगों को इन हमलों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही गाजा के ऊपर सेना ने पर्चे गिराए हैं। इनमें लिखा गया है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को हमास के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। हमले में हमास रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए। आम लोग दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, जहां मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है।
साथ ही इजरायली सेना ने ट्वीट कर बताया है कि IDF और ISA ने जेनिन में अल अंसार मस्जिद में हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कंपाउंड पर हवाई हमला किया। सेना का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। अचानक मस्जिद की छत पर हमला हुआ। ड्रोन से मस्जिद की छत में 2 जगहों पर हमला हुआ, जिससे मस्जिद की छत में 2 छेद हो गए। उत्तरी मोर्चे लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बार बार गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसकी वजह से इजराइल के साथ लगने वाली लेबनानी सीमा पर तनाव बढ़ गया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह तनाव एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। रात के दौरान हमने हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों के साथ साथ एक परिसर को निशाना बनाया, जहां से हमारे मानव रहित हवाई वाहन की ओर एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए। उधर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, तेल अवीव। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कनाडा में भारतीय वीजा सेवा स्थगित करनी पड़ी है। Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। संसद में प्रश्न पूछने के लिए एक उद्योगपति से मोटी रकम और उपहार लेने के आरोप में घिरने के बाद अब उनकी ही पार्टी महुआ मोइत्रा से पूरी तरह से दूरी बना रही है। तृणमूल पार्टी साफ कर चुकी है कि महुआ के मामले में पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी, संबंधित व्यक्ति ही इस पर जवाब देगा। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की पार्टी का उनसे मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो पार्टी पहले ही इशारा दे रही थी कि ये महुआ का व्यक्तिगत मामला है और इसका जवाब भी वही देंगी, लेकिन पार्टी ने अब खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि महुआ मोइत्रा के मामले में पार्टी जांच के बाद ही कोई उचित फैसला लेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से संबंधित सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला एक निर्वाचित सांसद और उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है, इसलिए मामले की जांच संसद के उचित मंच से कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। इससे पहले पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने कहा था कि पार्टी को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। जो व्यक्ति इस विवाद में घिरा है वही इस पर बात करने के लिए सबसे सही व्यक्ति है। जिसके बारे में ये इशू शायद उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन नॉट तृणमूल कांग्रेस। हम लोग सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंफॉर्मेशंस हम लोग भी देखते हैं, गैदर कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरफ से कोई टिप्पणी, कोई कमेंट अभी तक नहीं है। वहीं भाजपा ने महुआ मोइत्रा से दूरी बनाने के मामले पर टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी अपने सांसदों को अलर्ट देती है कि कौन क्या बोलेगा। उन्होंने कहा कि महुआ ने जो कुछ कहा उसके लिए भी पार्टी ने उन्हें समय दिया था, लेकिन टीएमसी अब पल्ला झाड़ रही है। महुआ मोइत्रा लोकसभा में जो टारगेट करके पीएम को इतनी भला बुरा बोला, उसका समय टीएमसी ने अलर्ट किया था। पार्टी अलर्ट करती है कि उसका कौन सा एमपी क्या बोलेगा, तो अब टीएमसी अपने आप से पल्ला झाड़ना चाहती है। पूरा किस्सा बाहर आ चुका है, कैसे पैसा देकर
उनसे करवाया गया और नरेंद्र मोदी जैसे ऋषि जैसे प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से पैसा लिया था। इसे लेकर निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की। दुबे की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच को आचार समिति के पास भेजा। समिति ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे और वकील देहदराई को पेश होने के लिए कहा है। निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा था कि महुआ की संसदीय आईडी को उस वक्त दुबई में खोला गया जब वो भारत में मौजूद थी। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने कबूल किया था कि उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने महुआ पर महंगे तोहफे मांगने का भी आरोप लगाया था। इस बीच निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा करने के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नामित किया है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डीवी सदानंद गौड़ा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी और सांसद पीसी मोहन का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची रविवार को जारी कर दी। इस सूची में 7 नामों की घोषणा की गई है और इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और पहली सूची में 30 नामों की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस की इस दूसरी सूची में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने अपने सिपाहियों को चुनावी रण में उतारना शुरू कर दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी ने पहली लिस्ट में 52 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जबकि 12 महिलाओं को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 12 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री ई राजेंद्र 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हुजूराबाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा भाजपा ने उन्हें गजवेल में भी चुनावी मैदान में उतारा है। इस निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ेंगे। 3 सांसद बी संजय कुमार, सोयम बापूराव और अरविंद धर्मपुरी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सूची में जगह बनाने वाले वरिष्ठ भाजपा महिला मोर्चा नेता डी के अरुणा, विधायक रघुनंदन राव, पूर्व विधायक रामचंद्र रेड्डी, बी शोभा का नाम भी शामिल है। भाजपा ने राज्य के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह को गौशमहल से प्रत्याशी बनाया है। वे अभी इस सीट से विधायक हैं। पिछले साल टी राजा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। गौशामहल जो विधानसभा है ये हैदराबाद पार्लियामेंट में ही आता है और हैदराबाद पार्लियामेंट का जो एमपी है, जो सांसद है, दुर्भाग्य से असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक देशद्रोही है। हमेशा से चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट कांग्रेसों को बेचता था, अब वो टीआरएस को वोट बेचता है। सिर्फ बेचने की और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और इसी की पार्लियामेंट से मैं 2 बार का विधायक बना हूं और आने वाले समय में भी मैं यही विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से जीतता रहूंगा और ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देते रहूंगा। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची को लेकर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आज जो लिस्ट किया है उसमें प्रत्याशी वो सीनियर लीडर्स है, सभी लोग इसमें शामिल है। 3 सांसद भी लड़ रहे और 3 विधायक भी लड़ रहे।
लगभग 12 एक्स-MLAs भी है, लगभग 3 एक्स-MPs भी है, म्यूनिसिपल चेयरमैन्स भी है। ऑलमोस्ट जो लिस्ट आज घोषणा करने के बाद सभी एक अच्छे रेस्पॉन्स जनता के बीच में से आ रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना में पहले ही 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को इस बार कांग्रेस और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को वापस लेकर भारत लौटी है। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करके भारत वापस आ चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और छठी फ्लाइट में जो लोग जो भारतीय इजराइल से वापस आए उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री है हमारे भारत सरकार में वो यहाँ पर आए। सर, आप खुद यहाँ पर आए हैं। छठी फ्लाइट है ये, अब तक 5 पहले फ्लाइट्स आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये छठी फ्लाइट है 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार के पूरी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनको भी यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन हो रहा है, दूसरी तरफ आज ह्यूमैनिटेरियन मदद भी गाजा के लिए भेजी गई है इजिप्ट के रास्ते। तो हर तरफ से अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो हर किसी का ध्यान रखते हुए भारत सरकार कर रही है। देखिए, बराबर प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं और मुझे और हमारे देश के लिए और विशेष तौर से जो इजराइल से आ रहे हैं जितने भी लोग ऐसे बहुत हुए उन सबके लिए चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी पूरी तेजी से इसकी देखरेख कर रहे हैं और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी जो जिस तरह से तनाव है हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, हर कोई भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह देख रहा है। क्या लगता है कि कितनी अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारत की इन सारी परिस्थितियों को आपने पिछले समय भी देखा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भारत की बहुत भूमिका है इसको लेकर के, और जहां जहां पर इस प्रकार की भी स्थिति है और जितना सहयोगात्मक भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं देश के अंदर कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो आपस के परस्पर संबंध है उसको भी और थोड़ा मजबूत करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं भारत की ओर से। न सिर्फ भारतीय बल्कि जो हमारे मित्र देश है उनके कई सारे नागरिकों को भी ऑपरेशन अजय के तहत इवैक्यूएट किया गया है, इजराइल से भारत लाया गया है और उसके बाद वो अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। तो ये छठी फ्लाइट थी। आगे जिस तरह से देखा जा रहा है जितनी भी भारतीयों को इजराइल से आने में मदद की जरूरत होगी उनको वापस लाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं अक्षय डोंगरी, डीडी न्यूज। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत छठी फ्लाइट इजराइल से भारत आ चुकी है और कई सारे भारतीयों को वापस लेकर ये फ्लाइट आई है। अगर ऑपरेशन अजय की बात की जाए तो पहले 5 फ्लाइट्स आई थी, इसमें सैकड़ों भारतीयों को ऑलरेडी भारत वापस लाया जा चुका है। ये लोग इजराइल से जो वापस आए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। समझते हैं कि किस तरह के हालात है सर, सिचुएशन क्या है? It was really, every day 4-5 missiles every day. So we was so much, worrying, and because we're having a small child. I was born in Jerusalem and is 42 days old. And we are about to think, and he didn't get the emergency document. And in the embassy, the staff members helped us a lot. Such a wonderful staff over in Indian embassy in Israel. And as soon as we get the emergency document, when the Indian government says that is evacuating from Israel to all the way to India is free of cost, such a wonderful, they're helping all the students, and such a wonderful government we are having now. वापस आके तो अच्छा लग रहा है, फैमिली को भी अभी रिलैक्स हो गया है। और ये ऑपरेशन अजय को लिए स्पेशली थैंक्स है कि जो भारतीय वहाँ पे बॉर्डर में जो फंसे हुए थे भारतीय लोग वो सब वापस आ रहे हैं। इसके साथ हम भी वापस आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है हमको। एम्बेसी ने किस तरह की मदद की? बहुत, एम्बेसी बहुत मदद रूप थी
और बहुत स्मूथली सब कुछ हमारा अरेंजमेंट करके दिया। पूरी तरह से स्मूथ एक ऑपरेशन किया गया भारतीय दूतावास द्वारा। और अगर बात की जाए ऑपरेशन अजय की, तो फ्लाइट तब तक चलती रहेंगी जब तक आखिरी भारतीय जो देश वापस आना चाहता है उसको वापस इवैक्यूएट करके सुरक्षित भारत ना ले जाया जाए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों में वनडे विश्व कप में भारत ने लगातार 5वीं जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड से मिले 274 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के विकेट के रूप में लगा। वे 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर 29 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल को 27 रन बनाकर मिचेल सैंटनर का शिकार बने। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वे 2 रन बनाकर रन आउट हुए। भारत के लिए विराट कोहली ने 95 रनों की पारी खेली। और इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 130 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। सचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच दिल्ली वासियों को पर्यावरण अनुकूल फील गुड करवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीपावली पूर्व मेहरौली पुरातत्व पार्क का खूबसूरत तोहफा दिया है। कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसे अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। उजड़ती दिल्ली, बिखरती दिल्ली बन के फिर से संवरती दिल्ली। जी हाँ, इतिहास के आईने में दिल्ली ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, जिनकी यादें ये खंडर नुमार इमारतें हैं। ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों में से एक है मेहरौली स्थित पुरातत्व पार्क। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर पड़े इस मेहरौली पुरातत्व पार्क को फिर से संवार कर दिल्ली वासियों को दीपावली से पहले एक खूबसूरत तोहफा दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मेहरौली पुरातत्व पार्क में 6 पुनर्निर्मित स्मारकों के साथ साथ एक जल निकाय और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। पार्क में स्थित झील को भी फिर से रिस्टोर कर इसमें कृत्रिम झरने और फाउंटेन लगाए गए हैं। जो जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज आपने देखा कि मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क जो ये पहले खंडहर हुआ करता था, जंगल था, गंदगी थी, उसको हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया। ये वाटर बॉडी जो कभी दिखाई नहीं पड़ती थी वो भी रिस्टोर हो गई है। दिल्ली की जनता डिज़र्व करती है ऐसी प्लेसेस के लिए, और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली की जनता को बेस्ट दिया जाए, उसको हम पूरा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस शानदार रमणीय स्थल के जरिए हम दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने के साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित कर रहे हैं। अपने इतिहास की जानकारी बहुत आवश्यक है और अपनी ऐतिहासिक पुरातत्व जो हमारी संपदा है उसको संभाल कर संजोकर रखना भी आवश्यक है। तो वही कार्य आज आपके सामने, और साथ ही ये मॉन्यूमेंट्स नहीं होकर इस्तेमाल की जगह बने, जहाँ पर लोग आएं जाएं, उसको ओन अप करें, तभी इसका रखरखाव किया जाएगा। मेहरौली पुरातत्व पार्क का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संगीता सक्सेना ने कहा कि प्राकृतिक खूबसूरती से युक्त नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरता ये पार्क ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मिसाल है, जो अब दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। सुंदरता किसे नहीं पसंद, इतनी अच्छी चीज़ अगर निकल के आई है, दिल्ली वालों की किस्मत में ये चीज़ होनी थी लेकिन पता नहीं था। आज कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दिल्ली पीपल कि इतनी सुंदर जगह उनको, और मोर मैं तो कहूँगी वेलकम। यहाँ आइए, अपने विंटर्स को एंजॉय करिए इतनी खूबसूरती के साथ, लेकिन आए तो इस जगह की हिस्ट्री को समझ के आइए। ये क्या था,
उसके बाद किसने उसको टेक ओवर किया और किस हालत में हमने उसे पाया है। दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क के पुनर्स्थापन कार्य 2.6 करोड़ की लागत से पूरे हुए हैं। संरक्षण कार्य में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और फ्रेस्को पेंटिंग शामिल थी। पार्क में फव्वारे, एक रेस्टोरेंट और एक मार्ग के साथ एक पुनर्जीवित जल निकाय को जनता के लिए खोलने के साथ पुनर्स्थापित स्मारकों में कुली खान का मकबरा और आसपास की एक छतरी, राजौन की बावड़ी के सामने एक मकबरा और मेटकाफ का बोथ हाउस और उनका निवास के अलावा कब्रों जैसे अन्य स्मारकों में शामिल है। मेहरौली स्थित पुरातात्विक उद्यान की पौराणिक महत्व की इमारतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शानदार पहल की है। इस पहल से एक और जहां यहाँ बेहतरीन साफ सफाई हुई है, वहीं दूसरी ओर यह स्थल एक रमणीय स्थल के रूप में तब्दील होने के साथ साथ दिल्ली वासियों को दिवाली पे एक शानदार तोहफा भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में सीआर पार्क की दुर्गा पूजा काफी मशहूर है और यहाँ पर पंडालों और मूर्तियों को भव्य तरीके से सजाया गया है। सीआर पार्क का जायजा लिया हमारी संवाददाता काजल साहू ने। नवरात्र यानी कि माँ दुर्गा को पूजने का दिन, और इस दिन पूरे धूमधाम से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, माँ दुर्गा की भक्ति की जाती है। यहाँ भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। आज हम राजधानी दिल्ली के सीआर पार्क में हैं। यहाँ पर विशेष बंगाली दुर्गा का आयोजन किया गया है और यहाँ पूरे विधि विधान के साथ माता रानी को विराजमान किया गया है। इसके साथ ही माता रानी की आरती जो है भव्य तरीके से की जा रही है। हमारे साथ आरती करने वाले लोग भी, हम इनसे जानेंगे कि ये ट्रेडिशन के बारे में, ये इसे क्या कहते हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे आरती क्यों करते हैं? ये धुनी है, हम इसमें नारियल का हस्क और फ्रैंकिनसेंस पाउडर, धुनी पाउडर डाल के दुर्गा माँ का आरती करते हैं अष्टमी को। ये दुर्गा माँ की आरती का विशेष तरीका है जो किया जाता है और इसके साथ साथ पूरी दिल्ली भक्तिमय हो गया है। 9 दिन जो नवरात्र के हैं, इन 9 दिनों में माँ की खूब जमकर भक्ति की गई है। इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए पूरे दिल्ली से लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ काजल साहू, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।